आपने किस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना है, चाहे वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो या वो ऑप्शन रजिस्ट्रेशन हो। तो उसका लेकिन तरीका आपकी ये वो नहीं शो हो रही स्क्रीन, पहले हो रही थी। नहीं अब हुई, अब हुई। यस मैम अच्छा, अब। मैं ये बात कर रही थी सेक्शन 23 के रेफरेंस से कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करोगे और उसकी आप रजिस्ट्रेशन चाह रहे हो, तो आपने 4 माह के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर देना, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो कोई अदालती कोई हुक्म है, फैसला है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, तो जब अपील का फैसला मुकम्मल हो जाए, ठीक है, या अपील का टाइम पीरियड गुजर जाए, तो उसके बाद आपने 4 माह के अरसे में उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए उसको पेश कर देना है। क्लियर है आपको? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 23A में ये बताया गया है कि फर्ज करें ऐसे बंदे ने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है जो कि इंटाइटल्ड ही नहीं है, मतलब फ्रॉड के जरिए उसने मिसरिप्रेजेंटेशन करके रजिस्ट्री करवा ली है। तो जो बंदा लीगली इंटाइटल्ड है, तो वो क्या करेगा, उसी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास पेश होगा, ठीक है, और उसको सेटिस्फाई करके दोबारा से उसको रजिस्टर करवाएगा, और ये प्रिज्यूम किया जाएगा जैसे पहली दफा उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। क्लियर है आपको? यस मैम। के बाद सेक्शन 24 में आते हैं, जिसमें ये बताया कि सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स हैं जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो वो किसी भी टाइम पे उसकी रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एग्जीक्यूशन के बाद 4 माह के अंदर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद सेक्शन 25 में ये कहा गया है कि अगर किसी अर्जेंट नेसेसिटी की वजह से या ऐसा हादसा जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, तो अगर डिले 4 माह से ज्यादा की नहीं है, तो आपको 10 गुना जो प्रॉपर फीस होगी ना रजिस्ट्रेशन फीस की, उसके 10 गुना आपको फाइन की पेमेंट करोगे, तब आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक हो गया? और इस सिलसिले में कि अगर ताखीर होगी और आप चाह रहे हैं कि आपका क्लेम एडमिट हो जाए, तो इस हवाले से आप सब रजिस्ट्रार को भी एप्लीकेशन दे सकते हो, तो वो जो एप्लीकेशन है फिर वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी 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 मैम। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 26 में ये कहा गया कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान के बियॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आप मुतमिन कर देते हो कि पाकिस्तान आने के आपने 4 माह के अंदर में उसको प्रेजेंट कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए और वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो प्रॉपर फीस करके वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको? जी मैम। अच्छा जी, उसके अच्छा, किसी भी टाइम पे विल को आप डिपॉजिट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, इसके लिए लिमिटेशन पीरियड नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद सेक्शन 20, अब ये देखें पार्ट 4 हमने देख लिया। पार्ट 5 में अब हम ये देखेंगे कि किस जगह पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, सेक्शन 28 में ये कहा गया है कि अगर वो डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप वहां पर करवाओगे जहां पर वो डॉक्यूमेंट जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट है। ठीक है, मतलब जैसे कि लाहौर की प्रॉपर्टी है तो वहीं पर रजिस्ट्रेशन करवानी तो है, लाहौर लेकिन में ही उसके साथ रजिस्टर्ड होगी। हाँ लाहौर में करवानी है। उसके बाद ये आगे एक क्लॉज में ये बताया गया कि जब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो कोई भी ये हक नहीं रखता कि उसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को चैलेंज करे, इस बिना पर के कहें कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो फर्जी है, ये चीज इंक्लूड ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बेस पे उसकी वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक्सेप्शन यहाँ पर यह बताया गया कि अगर उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन आपने इस तरह से सिक्योर किया कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या आपने कोई झूठ बोला है, ठीक है, जिससे किसी के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो फिर ये होगा कि जिस ट्रांजेक्शन का, तो उसके से राइट पे कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हाँ जी, क्लियर है आपको? समझ आई? यस मैम, यस मैम मैं अच्छा अच्छा, उसके बाद सेक्शन 29 पे आते हैं। सेक्शन 29 में कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई और प्रॉपर्टी है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि या तो वहां पर करवा दो उस तरह जहां पर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, ये जहां पर दूसरे एग्जीक्यूटेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रजिस्टर होना चाहिए। यस ओके। ठीक हो गया? अगर फैसला है तो उसकी कॉपी का भी तरीकाकार ये है कि जहां पर वो फैसला दिया गया है या जहां पर पार्टीज क्लेम करें कि रजिस्टर हो जाए। ठीक है, इसमें ऑप्शन है। उसके बाद सेक्शन 30 में ये बताया गया है
कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार ने रिसीव करने थे वो रजिस्ट्रार भी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए रिसीव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 31 में ये बताया गया है कि ऑर्डिनरीली ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किए जाते हैं ना, वो ऑफिस आवर्स में किए जाते हैं, ठीक है, और ऑफिस में किए जाते हैं। हाँ, अगर कोई स्पेशल कॉज है, जरूरी है, तो वो उसके घर जाके भी, रेजिडेंस से भी डॉक्यूमेंट्स ले सकता है ताकि उसको रजिस्टर किया जाए या उसको डिपॉजिट किया जाए। ठीक हो गया। हमने टाइम भी देख लिया, हमने प्लेस भी देखने लगे हैं कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए वो कौन से लोग हैं। तो सेक्शन 32 हमें ये बताता है कि कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें ये मैम ये थोड़ा सा आगे कीजिएगा। हाँ जी बोले ना वो 28 पे स्क्रीन खड़ी है, सेक्शन 32 नजर नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा? नहीं मैम, स्टिल है। अच्छा, एक मिनट जरा ठहरो, शायद ना आपका नेट इशू चल रहा है। मैम अब हो रही है? अच्छा ठीक है, आप सही है। अच्छा जी, सेक्शन 32 में मैं ये बता रही थी कि कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। अब चाहे वो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी या ऑप्शनल है, कौन प्रेजेंट करेगा? जो कि एक्चुअल एग्जीक्यूटेंट्स हैं या जो कि उस डॉक्यूमेंट के तहत क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या साइनी, या जिन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत ऑथराइज किया है कि भाई आप एजेंट हो उसके, ठीक है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव या साइनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 33 में हम ये पढ़ने लगे हैं कि सेक्शन 32 के रेफरेंस से जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की गई है वो कौन से पावर ऑफ अटॉर्नी जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो पहली बात ये की गई है कि अगर वो प्रिंसिपल जब पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया गया था वो पंजाब के किसी एरिया में रिजाइड कर रहा था, तो अगर वहां का रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार उसकी ऑथेंटिकेशन दे देता है तो वहां पर रजिस्टर की उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल पंजाब के किसी और एरिया में रहता है उसके अलावा, मतलब जैसे आउटर बाउंड्री में, तो अगर वहां का मैजिस्ट्रेट उसको ऑथेंटिकेट करते हैं तो वो भी आपको क्या किया जाएगा? रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दो क्लॉजेस क्लियर है आपको? यस मैम। अच्छा, सी क्लॉज में ये कहा गया कि अगर वो पाकिस्तान में रिजाइड ही नहीं करता तो फिर उसकी जो अटेस्टेशन है वो नोटरी पब्लिक करे या कोई जज करे, मैजिस्ट्रेट करे, पाकिस्तान कौंसिल करे, कौंसिल करे, या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव करे, तो उसको भी ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा, ठीक है। अब मजीद नीचे ये बयान किया गया कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका पर्सनल अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है और पावर ऑफ अटॉर्नी की एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो कि फिजिकली इन्फॉर्म्ड है, इनकन्वीनियंस के बगैर तो वो नहीं आ सकते, या वो जेल में कन्फाइंड है, या जिन्हें पर्सनल एग्जाम्पशन आती है अदालत में पेयर होने से। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, आगे ये बात की गई है कि अगर ये जो जितने भी लोग बताए गए हैं कि इनके हवाले से अगर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार या मैजिस्ट्रेट मुतमिन हो जाए कि वॉलंटरली इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया था, ठीक है ना, तो पर्सनल अटेंडेंस बुलाए बगैर ही उसको टेस्ट कर लिया जाएगा या उस पर यकीन कर लिया जाएगा, ठीक है। और वॉलंटरीनेस को चेक करने के लिए रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार या मैजिस्ट्रेट ये भी काम कर सकता है कि उसके घर भी जा सकते हैं, ठीक है, या वहां पे भी जा सकते हैं जहां पर वो कन्फाइंड है, या फिर उसकी एग्जामिनेशन कमीशन के जरिए भी कंडक्ट की जा सकती है। ठीक हो गया? अब आगे क्या है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रोड्यूस करके ही उसको प्रूफ कर दिया जाएगा, उसके बाद फर्दर प्रूफ की जरूरत नहीं है जब वो खुद मुतमिन है अदालत या कि ये इसी की तरफ से एग्जीक्यूटेंट, ये इसी ने एग्जीक्यूट किया। हाँ जी, क्लियर है आपको? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद अब इनके हवाले से जो इंक्वायरी कंडक्ट करनी है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है वो उस वक्त तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक ये जितने भी मुतलका बंदे हैं जिनमें रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, असाइनी आते हैं, एजेंट्स आते हैं, ये जब तक रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पेश नहीं हो जाएंगे वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। आगे मजीद ये बयान किया गया कि अगर अर्जेंट नेसेसिटी या अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट की वजह से वो अपीयर नहीं हो पाए, ठीक है, तो 10 गुना फीस देनी पड़ेगी, फिर उनका डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा, ठीक है। और उनकी जो अपीयरेंस है वो एक साथ उनकी अपीयरेंस ऐसे भी हो सकती है कि एक साथ वो पेश हो जाएं या फिर डिफरेंट टाइम्स में उन्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर जब रजिस्टरिंग ऑफिसर इस हवाले से मुतमिन हो जाए कि यही वो बंदे हैं जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है
और वो सेटिस्फाइड हो जाए कि ये वही, मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन भी प्रूव हो गई है और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये भी प्रूफ हो गया कि यस ये वही रिप्रेजेंटेटिव्स एजेंट हैं जो कि अपने आप को कह रहे हैं। तो फिर इसके हवाले से जो एप्लीकेशन है, अच्छा, तो फिर ये मुतमिन होके ना ये अप्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद मजीद ये बताया गया कि ऊपर वाला जो प्रोवाइजो है ना, जिसमें ये कहा गया कि अर्जेंट नेसेसिटी की वजह से आप 4 माह के अरसे में नहीं आ सके, तो इस हवाले से अगर आपने एप्लीकेशन देनी है ना, तो आप सब रजिस्ट्रार को भी लॉन्च कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, फिर वो रजिस्ट्रार को सही है। फॉरवर्ड कर, ठीक हो गया। लेकिन ये जो यस प्रोविजन है वो फैसले की कॉपी पे अप्लाई नहीं होगी। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा जी, अब सेक्शन 35 में हम ये पढ़ने लगे हैं कि अब आप ये कह रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो अगला स्टेप ये होता है कि उसकी एडमिशन के लिए उनको बुलाया जाएगा या उसके डिनाइल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जितने भी एग्जीक्यूटेंट्स हैं ये पर्सनली अपीयर होंगे रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, और जब वो मुतमिन हो जाएगा कि ये वही बंदे हैं, और अगर वो एडमिट भी कर रहे हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, या जितने बंदे अपीयर हो रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव असाइनी और वो एग्जीक्यूशन की डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को एडमिट कर रहे हैं, या अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है जिसने एग्जीक्यूट किया था, अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव पेश हो जाए और वो एडमिट कर लें, तो फिर क्या किया जाएगा कि जो प्रोविजंस अवेलेबल हैं 58 से 61 तक, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर दिया जाएगा। 58 61 में यह बताया गया कि उसमें एंडोर्समेंट दी जाएगी, डेट साइन किया जाएगा और सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब इस हवाले से ये जितने भी बंदे हैं, रजिस्टरिंग ऑफिसर अपने आप को मुतमिन करने के लिए इनमें से किसी को भी एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम सब सेक्शन 3 पे देखते हैं। अच्छा, अब ये जितने भी बंदे हैं, अगर वो उसकी एग्जीक्यूशन को डिनाई करते हैं, या फिर ये सामने चीज जाहिर हुई है कि ये जो एग्जीक्यूटेंट है वो माइनर है, एलियंट है या लिटिक है, या फिर अगर कोई एग्जीक्यूटेंट की डेथ होगी और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जीक्यूशन को डिनाई कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर, और वही प्रोविजन और वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो कि पार्ट 12 में अवेलेबल है। पार्ट 12 में बताया गया रिफ्यूजल टू रजिस्टर, जो कि सेक्शन 71 से लेकर 77 तक है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? और इस यस मैम। पर्पस किसी भी सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की हैसियत से डेलीगेट किया जा सकता है, ऑथराइज किया जा सकता है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद हम पार्ट 7 पे आते हैं, जिसमें अब एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए आप ये भी अप्रूवल ले सकते हैं कि इन गवाहान को पेश किया जाए। तो उस हवाले से सेक्शन 36 में ये बताया गया है कि जो बंदे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उनकी ये डिजायर है कि भाई इन लोगों की शहादत भी जरूरी है, तो फिर क्या है कि डायरेक्टली सीख किए जा सकते हैं उस ऑफिसर से, या अदालत की तरफ से समन इशू किए जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 37 में ये बताया गया है कि जब आप पीएम की फीस अदा कर देंगे ना, तो उसके बाद ही फिर समन्स इशू किए जाएंगे उनकी अपीयरेंस के लिए, ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सेक्शन 38 में ये बताया गया कि कौन से लोग एग्जेम्प्टेड है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आना जरूरी नहीं है। तो जो कि बॉडी इन्फर्म है या फिर जेल के अंदर है, ये जो जिनकी पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन है, तो उनको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये अच्छा। कहा गया है कि जो आप खुद भी जा सकते हैं उसके घर में, या अगर जेल में है तो आप वहां जा सकते हैं, या कमीशन के जरिए भी एग्जामिनेशन हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? यस मैम। उसके बाद सेक्शन 39 में ये बताया गया कि विटनेसेस को बुलाने के हवाले से और कमीशन को बुलाने के हवाले से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिविल कोर्ट जो करती है, डायरेक्शन देती है, वो सेम एज इट इज इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी अप्लाई होंगे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यस मैम। उसके बाद पार्ट 8 में हम ये पढ़ने लगे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एंटाइटल्ड हैं कि वो विल को प्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं जिसके जरिए वो कुछ अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो सेक्शन 40 में लीगली एंटाइटल्ड पर्सन के हवाले से बात की गई है कि या तो टेस्टेटर करेगा या उसकी डेथ के बाद जो एज अ एग्जीक्यूटर क्लेमेंट है वो विल को प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रार के सामने या सब रजिस्ट्रार के सामने। हाँ, अगर आपने कोई चीज अथॉरिटी मिल रही है अडॉप्ट करने के हवाले से, तो डोनर या उसकी डेथ के बाद डोनी, ठीक है।
तो वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के सामने पेश करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 41 में बताया गया है कि जो विल की रजिस्ट्रेशन है या फिर कोई अथॉरिटी अडॉप्ट करने के वाले से, तो फिर इसी तरीके से जो तरीकेकार है उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा जब टेस्टेटर और डोनर उसको प्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब कौन सी अथॉरिटीज हैं जो कि विल को या फिर अडॉप्शन डीड को प्रेजेंट कर सकती हैं? तो इस हवाले से ये तो हमने पढ़ लिया। उसके ये कहा है कि उसी टाइम रजिस्टर्ड होंगी जब रजिस्टरिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये वही विल अथॉरिटी है जिसे एग्जीक्यूट किया गया था टेस्टेटर और डोनी की तरफ से, या और टेस्टेटर डोनी की वफात हो गई है, और या फिर वो पर्सन उसको प्रेजेंट कर रहा है जो कि लीगली इंटाइटल्ड है, सेक्शन 40 के तहत किसको प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा, उसके बाद पार्ट 9 में हम पढ़ने लगे हैं कि विल को डिपॉजिट करने का तरीकाकार क्या है और कैसे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा विल्स को। तो सेक्शन 40 में विल्स की डिपॉजिट करने के हवाले से ये बताया गया है कि या तो पर्सनली टेस्टेटर खुद या ड्यूली ऑथराइज एजेंट के जरिए वो विल को डिपॉजिट करवाएगा एक सील्ड कवर में जिसके ऊपर टेस्टेटर का नाम लिखा होगा या उसके एजेंट का नाम लिखा होगा, और उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट है किसके हवाले से। ठीक है, तो और उसके ऊपर ये भी इंडोर्स करेगा कि किसके लिए आपने किसको ये आगे फॉरवर्ड करना है उसकी डेथ के बाद, उसका नाम पता लिखा होगा। ठीक है, कि डेथ के बाद उसको मिलेगा, जब रजिस्ट्रेशन करवा हो जाएगी ना तो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 43 में बताया गया कि जब विल को डिपॉजिट किया जाता है उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। जब रजिस्ट्रार वो जो सील्ड कवर है वो रिसीव करेगा और वो मुतमिन हो जाता है कि ये जो जिस बंदे ने इसको प्रेजेंट किया था ये वही टेस्टेटर था या उसका एजेंट था, तो इस हवाले से फिर रजिस्टर्ड बुक नंबर 5 में अंदराज कर दिया जाएगा। उस बुक में फिर उसका महीना, दिन, ईयर, किस आवर में इसको प्रेजेंट किया गया था, और फिर रिसीविंग भी लिखी जाएगी, और किन लोगों को उसको बाद में वो हैंड ओवर करना है उनकी भी डिटेल्स लिखी होंगी जो कि कवर सीट के ऊपर लिखी होंगी। इसका अंदराज भी रजिस्टर नंबर 5 में कर लिया जाएगा। उसके बाद इसे फायर प्रूफ बॉक्स में रखा जाएगा, सील्ड करके। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 44 में ये कहा गया है कि जिस टेस्टेटर ने उसको डिपॉजिट किया अगर वो चाहता है कि इसको विड्रॉ कर ले तो वो पर्सनली भी अप्लाई कर सकता है, ये ऑथराइज ड्यूली एजेंट के जरिए भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो मुतमिन हो जाता है तो फिर उसको वापस वो कवर डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 45 में ये बताया गया कि जिसने डिपॉजिट उसे करवाया था उसकी डेथ होगी। उसके बाद फर्दर ये होता है कि जब ये मुतमिन हो जाए कि टेस्टेटर की डेथ होगी तो जो एप्लीकेशन लेके आएगा एप्लीकांट उसके सामने वो कवर खोला जाएगा और इसका जो अंदराज है वो बुक नंबर 3 में कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर वो जो डिपॉजिटेड बिल है वो जो नॉमिनी होगा जिससे नॉमिनेट किया गया टेस्टेटर की तरफ से या उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से उसको फिर वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया गया तो फिर ये होगा कि फिर खुद से वो रजिस्ट्रार प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा कि सील्ड कवर या विल के डिस्पोजल के बारे से क्या करना है। ठीक है, उसके बाद 46 में ये बताया गया है कि जो सक्सेशन एक्ट की प्रोविजन है, ठीक है, या कोई अदालती हुक्म होता है विल की प्रोडक्शन के हवाले से, तो इस एक्ट की प्रोविजन उस पर असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपनी जगह पे चलेंगी। अच्छा, फिर अगर तो अदालत की तरफ से मतलब ये हुक्म आता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश किया जाए तो उसका अंदराज भी बुक नंबर 3 में किया जाएगा। ठीक है, कि जो ओरिजिनल है वो अदालत के पास है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 46A में डिस्ट्रक्शन ऑफ विल्स के बारे में बताया गया है कि जिसमें ये बताया गया कि ये जो रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1962 से पहले अगर कोई विल डिपॉजिट की गई है तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है उसके मुताबिक उसको डिस्ट्रक्ट किया गया डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसका तरीकाकार ये है कि पहले नोटिस भेजा जाएगा डिपॉजिटर को या नॉमिनी को, फिर तफ्तीश की जाएगी जो प्रेजेंट एड्रेस है डिपॉजिटर का कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुआ ना तो इस हवाले से उन्हें इतला दी जाएगी इन सबको जिन जिन के नाम प्रिस्क्राइब है। लेकिन अगर नोटिस के नतीजे में रजिस्ट्रार को यकीन हो जाए कि टेस्टेटर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो इस हवाले से जो बुक नंबर 5 होगी उसमें अंदराज करके कि टेस्टेटर की डेथ हो गई है, फिर वो इंफॉर्मेशन एक मिनट जरा ऑफ द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टेड अपॉन द अच्छा
जब ये इतला मसूल हो जाए कि टेस्टेटर की डेथ हो गई है, तो फिर जुडिशियल ऑफिसर की मौजूदगी में वो कवर खोला जाएगा, साथ ही साथ एग्जीक्यूटर को नोटिस भी भेजा जाएगा, और 6 माह तक उसको डिस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी उसकी, मतलब 6 माह तक वेट किया जाएगा कि कोई आ जाए। लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन से पहले जैसे कि टाइम पीरियड गुजर गया है लेकिन वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुआ, तो अगर एप्लीकेशन आती है तो फिर उसको रजिस्टर किया जा सकता है प्रॉपर चार्ज पे करके। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। अच्छा, ये आज 46 तक यहाँ तक करवाना था, और इसके जहाँ जो मैंने करवा दिया ना मैं उसके मुताबिक अब 71 वाला करवाऊंगी, रिफ्यूजल टू रजिस्टर। मैम अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन आएगा ना इस पे, इस पे ये जैसे कि रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाती है या डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए, तो हम थोड़ा सा बता दें कि रजिस्ट्रेशन क्या, बाकी सारा उसके साथ चलें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हैंड आउट्स मैंने बनाए हैं वो भी भेजूंगी, जो नहीं बनाए तो लेकिन कोशिश करनी है कि ओवरऑल कवर करना है इसको। ठीक ठीक है। है मैम। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट रिफ्यूज हो जाता है रजिस्टर करने से तो सेक्शन 71 की कार्रवाई होगी। बुक नंबर 2 होता है हर सब रजिस्ट्रार के पास, उसके ऊपर अंदराज कर दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो गई है। साथ ही साथ जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वो अगर इसकी कॉपी का मुतालबा करता है तो उसको विदाउट फीस अननेसेसरी डिले के वो कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी विद रीजंस। ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट उस वक्त तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हुक्म ना दे दे कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो सकता है। ठीक हो 71 गया। क्लियर? अच्छा जी, यस मैम। इसके बाद 72 में ये कहा गया है कि सब रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अगर किसी भी ग्राउंड पे डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा अगर किसी और रीजन पे उसकी रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हुई है तो फिर आप अपील दायर करोगे। ठीक है। फिर ये होगा कि फैसला लेने पर आप 30 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने पेश करोगे। ठीक है। तो फिर उसको क्या किया जाएगा, फौरी तौर पर उसकी कंप्लायंस करते हुए उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर दिया जाएगा। प्रिजम्पशन यही होगी कि जैसे पहली दफा प्रेजेंट किया गया। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। उसके बाद सेक्शन 73 में बताया गया कि अगर डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन की ग्राउंड पे वो डॉक्यूमेंट रिफ्यूज हो गया रजिस्टर होने से तो फिर आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे। ठीक है। और वो एप्लीकेशन के साथ कॉपी लगी होगी और साथ उसके ऊपर वेरिफिकेशन नोट होगा, जैसे कि कंप्लेंट्स की वेरिफिकेशन के नोट होता है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 74 में बताया गया कि जब इस किस्म की कोई एप्लीकेशन आती है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा। रजिस्ट्रार तो पहले मुतमिन होगा ना कि ये वही डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट हुआ है और क्या लॉ के साथ कंप्लायंस की गई है, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं जिसके तहत ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद 75 पे फिर क्या होगा कि अगर रजिस्ट्रार मुतमिन है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था और रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस हुई है तो वो हुक्म दे देगा कि इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर दिया जाए। ठीक हो गया। फिर 30 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे, रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको रजिस्टर कर लेगा और ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा 58, 59, 60 के तहत। ठीक है। सर्टिफिकेट इशू और प्रिजम्पशन यही होगी कि जैसे पहली दफा प्रेजेंट किया गया। ठीक हो गया। उसके यस अलावा रजिस्ट्रार के पास इंक्वायरी कंडक्ट करने के हवाले से सिविल कोर्ट के तमाम अख्तियारात होंगे, समनिंग के हवाले से, विटनेसेस की अटेंडेंस को इन्फोर्स करने के हवाले से, मैम। और कॉस्ट अगर पे करना है तो ये सारी सीपीसी के तहत वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन यस। अगर 76 के तहत वो रिफ्यूज कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है, तो रिफ्यूजल ऑर्डर्स पास करके बुक नंबर 2 में अंदराज कर दिया जाएगा और उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर रजिस्ट्रार की तरफ से रिफ्यूज हो जाता है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हो सकता, आप उसके खिलाफ फर्दर अपील में नहीं जा सकते। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद 77 में ये बताया गया कि अगर आपने खुद रेमेडी नहीं ली या आपकी अपील रिफ्यूज हो गई है तो आप सिविल कोर्ट में दावा दायर भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। ठीक है। तो यस मैम। उसमें अगर आप दावा दायर नहीं करते या आपका दावा डिसमिस हो जाता है तो अगर कोई और फर्दर लीगल रेमेडी अवेलेबल है तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद ये पार्ट 13 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, पार्ट 14 पेनल्टीज के हवाले से है, जिसमें सबसे पहले 81 में ये बताया गया कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कोई इनकरेक्ट एंडोर्समेंट दे देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपके यस 7 साल मैम। विद फाइन पनिशमेंट। 81 क्लियर है आपको? यस मैम।
अच्छा 81A में ये बताया गया कि अगर आप जैसे कि उस डॉक्यूमेंट की एज अ राइटर आपने कोई काम किया, उसमें एंगेज किया गया, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसकी सजा 3 माह तक आपको दी जा सकती है, जो कि 10 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, और 2 लाख रुपए जुर्माना कर सकते हैं, जो कि 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। 81A क्लियर है आपको? यस मैम। अच्छा जी, सेक्शन 82 में ये कहा गया है कि अगर आप कोई फॉल्स पर्सोनेशन करते हैं या फिर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी, ठीक है, या आपने किसी की जगह पर अपने आप को जाहिर किया, तो या फिर आपने उसमें अमेंडमेंट की है, तो 7 साल फिर फाइन की सजा होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 83 में ये कहा गया है कि इस एक्ट के तहत अगर कोई पनिशेबल है, तो फिर ये होगा कि उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा इंस्पेक्टर जनरल की परमिशन से, ठीक है। और नॉर्मली जो ऑफेंस की कॉग्निजेंस है वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड क्लास से नीचे का नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो केस है वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होता ही नहीं है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 84 में ये कहा गया है कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो पब्लिक सर्वेंट कंसिडर की जाएगी, और हर पर्सन लीगली बाउंड है कि जब भी कोई चीज रिक्वायर की जाएगी वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करे, और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही कंसिडर की जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा यस जी, मैम। उसके बाद 85 में ये कहा गया कि जो अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है 2 साल के अरसे से, फिर उनको क्या किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। 86 में ये बताया गया कि अगर बोनाफाइड, अगर गुड फेथ में कोई भी काम परफॉर्म किया है, तो उसके खिलाफ आपको लाइबल नहीं किया जा सकता रजिस्टरिंग अथॉरिटीज को, ठीक है। यस मैम। के बाद 87 में ये कहा गया कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि अगर आपने गुड फेथ में परफॉर्म की एज अ रजिस्टरिंग ऑफिसर, और आप ये इस रीजन पे ये कहें कि इसकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई है, तो उसकी वजह से उसके जो एक्ट्स हैं वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, एनी डिफेक्ट इन दी वांट ऑफ अथॉरिटी, और साथ ये कहा गया कि अगर कोई बंदा लीगली इंटाइटल्ड है ही नहीं कि वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी फिर इनवैलिड हो जाएगी, सारी ट्रांजैक्शन उससे इफेक्टिव होगी, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा जी, उसके बाद nothing in contain shall not be necessary for officer। गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक फंक्शनरी की तरफ से अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है, साइन किया गया है, तो पर्सनली उसको आने की जरूरत नहीं है, ये इसमें पहली बात ये की गई है। सेक्रेटरी ऑफ द केस में भी फॉर इंफॉर्मेशन, हाँ अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुतालबा उसमें किया जा सकता है, इसमें बस ये बात की गई है। ठीक हो गया मैम। कॉपीज ऑफ सर्टेन ऑर्डर सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट टू बी सेंट टू रजिस्टरिंग ऑफिसर। अच्छा, अगर किसी ऑफिसर ने लोन ग्रांट किया लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट के तहत, ठीक है, तो वो लाजमी तौर पर उस ऑर्डर की कॉपी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भेजेगा, उसका अंदराज जो है बुक नंबर 1 में कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी अदालत ने सर्टिफिकेट इशू किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के हवाले से डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, यस तो वो मैम। भी बुक नंबर 1 में फाइल की जाएगी, ठीक है। अगर ठीक कोई है मैम। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई लोन ग्रांट किया या मॉर्गेज किया प्रॉपर्टी, उसकी कॉपी भी रजिस्टरिंग ऑफिसर को भिजवाई जाएगी, उसका अंदराज भी बुक नंबर 1 में किया जाएगा, ठीक है। या ठीक फिर हो अगर गया कोई मैम। रेवेन्यू अथॉरिटी कोई सेलिंग परचेजिंग हुई है, तो उसकी कॉपी भी सर्टिफिकेट की भिजवानी है, उसका भी अंदराज बुक नंबर 1 में किया जाएगा, ठीक हो गया। यस मैम। यस मैम, नजर आ रहा अच्छा जी, उसके बाद सर्टेन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की फेवर में अगर एग्जीक्यूट किए जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स एग्जेम्प्टेड हैं, उनको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट इशू हुआ है सेटलमेंट और लैंड रेवेन्यू की रिवीजन के हवाले से, ठीक है, या फिर कोई लैंड की सर्वे के हवाले से मामला है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स पीरियोडिकली मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है पटवारी की तरफ से, या जो विलेट रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है, या कोई ग्रांट असाइन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये ऐसे सारे, या फिर कोई मैप्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए, तो इनको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है,
रजिस्टर करने की, ठीक है। 91 में ये बताया गया कि इन डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम।